After the rejection of Thomson atomic model, Rutherford came to describe the structure of atom. So for this purpose, Rutherford did alpha particle scattering experiment. What it means, उन्होंने एक सेटअप तैयार किया जिसके अंदर एक गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट की. What are the alpha particles actually? Alpha particles are the helium nucleus. कोई भी हीलियम एटम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2. तो एटॉमिक नंबर 2 मीन्स इफ़ हीलियम इज़ न्यूट्रल, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल है, तो इसके पास 2 तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 ही प्रोटॉन्स होंगे. अगर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस कर दें, निकाल दें, ठीक है, तो क्या बचेंगे? 2 प्रोटॉन्स. सो व्हाट इट विल बी? इट विल बी हीलियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, 2 ही प्रोटॉन्स थे, इस वजह से ये जो हमारा हीलियम एटम था वो न्यूट्रल था. अब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो दैट मीन्स इट इज़ हीलियम 2 पॉजिटिव. दैट मीन्स हीलियम न्यूक्लियस बच गया. क्योंकि फर्दर हम पढ़ेंगे कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई आफ्टर रदरफोर्ड बोहर एटॉमिक मॉडल के बाद जो है न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई. ठीक है, तो फर्दर हम पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है एटम के अंदर, और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम हीलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो हमारा हीलियम का न्यूक्लियस बचता है. दैट इज़ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स इन इट. और इस हीलियम न्यूक्लियस को हम बोलेंगे अल्फा पार्टिकल. सो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? अल्फा पार्टिकल्स कंटेन पॉजिटिव चार्ज. अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज. इस बात को थोड़ा कंसिडर करके चलो, याद करके चलो. अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज. तो अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को इंसिडेंट किया किसके ऊपर? गोल्ड फॉयल. एक बहुत ही एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉयल ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट किए, और जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉयल के ऊपर गिरे, दे गेट स्कैटर्ड. अब वो किस तरह से स्कैटरिंग हुई उसके बेसिस पे इन्होंने एटॉमिक मॉडल डिस्क्राइब किया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्क्राइब की. कैसा था? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द व्हाट वाज द सेटअप ही यूज्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. So it is a systematic diagram of Rutherford experiment. क्या है? बहुत सिंपल है. ये तो है एक बॉक्स या फिर लेड का ब्लॉक ले सकते हैं. लेड ब्लॉक क्यों लिया? क्योंकि लेड जो है वो रेडिएशंस जो हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देता. ठीक है, और रेडियम उसके अंदर हमने लिया. अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या है यहाँ पे? रेडियम. रेडियम क्या है? इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सच एलिमेंट्स विच इटसेल्फ गेट डीकम्पोजेज. वो खुद से डीकम्पोज होते रहते हैं कंटिन्यूसली, और जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है जो रेडियम की वॉचेस आती हैं जिसके ऊपर स्क्रीन जो है वो रेडियम की होती है, या फिर कुछ आजकल छोटे छोटे मूर्तियाँ या फिर खिलौने भी बनते हैं रेडियम के. क्या होता है? वो अंधेरे में शाइन करते हैं, लाइट एमिट करते हैं. क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली डीकम्पोज होते रहते हैं, उनके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, ड्यू टू विच ल्यूमिनेसेंस लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड. इसीलिए उन्हें हम अंधेरे में भी देख सकते हैं. दे आर विजिबल इवन इन डार्क. ठीक है, तो रेडियम हमने यूज़ किया यहाँ पे फॉर द एमिशन ऑफ
अल्फा पार्टिकल्स. सो रेडियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. जैसे कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है? यूरेनियम. यूरेनियम इज़ ऑल्सो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ठीक है. सो उसके बाद हमने अब सोर्स क्या लिया है, जैसे कि बल्ब होता है सोर्स, उससे लाइट एमिट होती है. तो अल्फ़ा पार्टिकल के सोर्स के लिए हमने क्या यूज़ किया है? यहाँ पे रेडियम का इस्तेमाल किया है और उसको हमने रखा है लेड ब्लॉक के अंदर. फिर ये क्या है? ये है एक स्लिट. स्लिट क्या होती है? एक पतली सी झिरी जिसके थ्रू हम लाइट को, इस रेडिएशंस को, अल्फ़ा पार्टिकल की रेडिएशंस को हम पास करेंगे. स्लिट का इस्तेमाल क्यों किया? बहुत ही नैरो स्लिट का इस्तेमाल किया, क्योंकि ताकि हमें एक सीधा इंटेंस बीम मिले, रेडिएशन इधर उधर ना जाए, डायरेक्टली हमारे फॉइल के ऊपर गिरे. ठीक है. और एक इंटेंस बीम जो है वो हमें मिले. ठीक है. सो ए थिन स्लिट, ये एक स्लिट है जिसके थ्रू हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास किया है. और ये क्या है? ये है हमारा स्क्रीन. अगर कुछ रेडिएशंस इधर उधर जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होती हैं या फिर स्कैटर होती हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में ना जाएं, इस स्क्रीन के ऊपर आएंगी. और ये स्क्रीन से ही, जैसे ही रेडिएशन स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, उसी से हमें पता चलेगा कि एटम की स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है. उसी से हम जो है अंदाज़ा लगाएंगे, एस्टिमेट कर पाएंगे कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होगी. सो ये स्क्रीन के ऊपर हमने क्या किया है? जिंक सल्फाइड की कोटिंग की है. और जिंक सल्फाइड की कोटिंग से क्या होगा? जैसे ही रेडिएशंस के ऊपर पड़ेंगी, लुमिनेसेंस क्रिएट होगा, लाइट प्रोड्यूस होगी इस स्क्रीन के ऊपर, जिससे हमें पता चलेगा कि रेडिएशंस कहाँ कहाँ स्ट्राइक हुई. ठीक है. ये हमारी गोल्ड फॉयल है. सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, जैसे ही उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया. बॉम्बार्ड मतलब एक तो आराम से कोई चीज़ गिरे, और एक बहुत ही हाई एनर्जी के साथ स्ट्राइक करे, उसको हम क्या बोलेंगे? बॉम्बार्डमेंट, जस्ट लाइक बॉम्ब. ठीक है. सो रदरफोर्ड बॉम्बार्ड अ थिन गोल्ड फॉयल विद अल्फ़ा पार्टिकल्स. रदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड फॉयल ली और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को इंसिडेंट किया, बॉम्बार्डमेंट की. तो जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट हुई और कुछ रेडिएशंस स्कैटर हो गई, जिसकी वजह से वो कहाँ पे स्ट्राइक की? इस जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड कोटेड हमारी स्क्रीन के ऊपर. And what he did observed, majority of the alpha particle passed through the gold foil without any deflection. So first observation what he did, कि पहली उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? जैसे ही उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को इंसिडेंट किया, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन जो थी वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के उस फॉयल से पास आउट हो गई. ठीक है. सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कंक्लूज़न कि इन सब चीज़ों से क्या कंक्लूज़न निकलता है कि एटम की स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल हो सकती है. सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी? कि मोस्ट ऑफ द रेडिएशन passes without any deflection. See, मोस्टली रेडिएशन, हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन तो हो रहा है इनके अंदर, लेकिन मोस्टली जो है वो इस एरिया में जो है स्ट्राइक हुई, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्राइक होने का मतलब क्या है? कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ. ठीक है. सेकेंडली व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? A few alpha particles, ध्यान से सुनो, a few alpha particles were deflected with small angles. कुछ अल्फ़ा पार्टिकल बहुत ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, माइनर डिफ्लेक्शन. अब अल्फ़ा पार्टिकल्स पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. सो अ फ्यू, बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड
by a small angle. बहुत ही कम एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुई, बहुत कम रेडिएशंस. मैक्सिमम स्ट्रेट पास हो गई बिना किसी डिफ्लेक्शन के. सेकेंडली कुछ बहुत ज़्यादा कम जो थी वो कैसे पास हो गई, कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई. अब रिफ्लेक्ट होने का कारण क्या हो सकता है, जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई हैं वहाँ पे जैसे कोई भी एक पॉइंट था, यहाँ पे वो स्ट्राइक की. डिफ्लेक्ट कब हो सकती हैं, यहाँ पे भी सेम चार्ज का कोई पार्टिकल प्रेजेंट हो, ठीक है, तभी तो वो डिफ्लेक्ट हो सकती हैं. दैट मीन्स अ फ्यू स्पेस वाज ऑक्यूपाइड बाय प्रोटॉन्स. दैट्स वाई अ फ्यू पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड बाय these protons and changes their direction and strike some other point on the screen. ठीक है. थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या की, जो चीज़ें पहले दिख रही हैं, एक्सपेरिमेंट किया, जो चीज़ें विजिबल हैं पहले उन्हें नोट डाउन करेंगे. तो थर्डली क्या किया, बहुत ज़्यादा कम जो थी वो वापस आ गई, एकदम से टर्न बैक, जस्ट लाइक दिस, एकदम बाउंड बैक कर गई. और ये बहुत बहुत माइनर क्वांटिटी थी. अगर 12,000 रेडिएशन हमने डाली हैं तो उनमें से एक जो रेडिएशंस थी वो वापस आई है. ठीक है. सो वेरी फ्यू रेडिएशंस बाउंड बैक. अब इन ऑब्जर्वेशंस का कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या पता चलता है इस वजह से. पहली बात, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन स्ट्रेट पास क्यों हो गई. इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है सारी की सारी सीधी पास होने का क्या मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी. क्या है, मोस्टली जो स्पेस है एटम के अंदर वो क्या है, खाली है. अब आप बोलोगे कि हमने तो गोल्ड फॉयल के ऊपर स्ट्राइक किया था रेडिएशंस को, और गोल्ड फॉयल क्या है, सॉलिड है, राइट. तो सॉलिड है तो उसके अंदर फ्री स्पेस कैसे पॉसिबल. सी, गोल्ड इज अ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल एटम्स. सो फॉयल एटम से मिलके बनी है, तो एटम के अंदर स्पेस क्या है, एम्प्टी है, कुछ स्पेस खाली है, जिसकी वजह से मोस्टली रेडिएशन बिना किसी रिफ्लेक्शन के बाहर निकल जाती है. एटम इज नॉट कंप्लीटली सॉलिड, उसके अंदर फ्री स्पेस प्रेजेंट है. क्योंकि गोल्ड फॉयल एटम से मिलके बनी है, या कोई भी मैटर जो है वो एटम से मिलके बना होता है, सो एटम की स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस चीज़ से. किससे, कि रेडिएशन जो है बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गई. बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास होने का मतलब ये है कि कोई भी उसके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं हुआ. और अट्रैक्शन और रिपल्शन ना होने का मतलब वहाँ पे कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं थी, वो स्पेस क्या थी, फ्री थी. तो फर्स्ट कंक्लूजन केम दैट in an atom most of the space is empty. ठीक है. सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, a few alpha particles reflected by small angles. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज. अल्फा पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज. तो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, डिफ्लेक्ट कब हो सकती हैं, उनका कोई भी, ये अल्फा पार्टिकल्स था, ये अल्फा पार्टिकल था, ठीक है, ये हमारा कोई भी एटम नहीं, एटम के अंदर कोई भी पार्टिकल है, इससे स्ट्राइक हुई. इसके डायरेक्शन चेंज होने का क्या मतलब है कि इसके ऊपर भी क्या हो, सेम चार्ज हो, तभी तो ये इसको डिफ्लेक्ट बैक करेगी, इसके डायरेक्शन को चेंज कर पाएगी. तो इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट बट दे आर इन वेरी स्मॉल पोर्शन, बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं.
That's why the angle is made. Alpha particles are being deflected by a small angle. Small angle का मतलब है कि बहुत ही कम स्पेस के अंदर, कम रीजन के अंदर जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, एंड दीज पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड दैट कि ये पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, सेंटर ऑफ द एटम, एटम के सेंटर के अंदर, और बहुत ही इनकी डेंसिटी बहुत ही कंसनट्रेटेड है. सो सेकेंड पॉइंट से हमें क्या पता चला कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स are present at the center, and the center is called as nucleus. Are present in the nucleus, in the center. और सेंटर को क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस का नाम दिया गया. इसीलिए क्योंकि यहाँ से न्यूक्लियस का जिक्र हुआ है, तो इसीलिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल. ठीक है. थर्डली, अ वेरी स्मॉल साइज ऑफ द न्यूक्लियस. थर्ड पॉइंट यहाँ से ऑब्जर्वेशन में क्या आता है, साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, वेरी स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस. ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ही कम, वेरी वेरी फ्यू, मतलब अगर 12,000 हमने इंसिडेंट की हैं तो उनमें से सिर्फ एक रेडिएशन जो है वो वापस आई है. देखिए, इसका मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस का साइज़ है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तभी तो बहुत ज़्यादा कम रेडिएशंस वापस आई हैं ना. ठीक है. और थर्डली पॉइंट क्या आता है कि बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स आर हैविली चार्ज्ड. ठीक है. तो एक कंसनट्रेटेड, अगर पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कंसनट्रेटेड होगा तभी तो वो उसको कंप्लीटली रिबाउंड कर पाएगा. तो इस बात से, ये इस रिफ्लेक्शन से क्या प्रूव होता है कि बिल्कुल बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना एंगल चेंज के वो वापस आ रही हैं अल्फ़ा रेडिएशंस. दैट मीन्स अ वेरी हाई डेंसिटी इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस इज़ वेरी हाईली डेंस्ड, very high density of nucleus. ठीक है. अब इन सब कंक्लूजन से हमारे पास आती है एटम की स्ट्रक्चर. सो प्रोबेबली एटम की स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल होगी अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. सो क्या कंक्लूजन्स थे कि जो न्यूक्लियस है वो होगा किसी भी एटम के अंदर, दैट पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम. सी, सो पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड विद हाई डेंसिटी. ठीक है. तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. एंड टिल नाउ रिमेंबर, न्यूट्रॉन्स वर नॉट डिस्कवर्ड. सो प्रोटॉन्स का ही जिक्र हुआ कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट क्यों हुई? न्यूट्रॉन के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता ना नेगेटिव चार्ज होता, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स. तो किसी भी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से ना कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे वो, तो उनकी प्रेजेंस जो थी वो हिडन थी. लेकिन जैसे ही हमने एटम का मास मेज़र किया तब पता चला कि ये तो कम आ रहा है अगर सिर्फ प्रोटॉन्स को हम कंसिडर कर रहे हैं. इफ़ ओनली प्रोटॉन्स आर कंसिडर्ड तो एटम का मास कम आ रहा है एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल मास ऑफ द एटम. तब चैडविक आए, उन्होंने बताया कि जो एटम है उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दे आर न्यूट्रल एंड दे आर नोन एज न्यूट्रॉन आफ्टर दैट. सो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया. और इलेक्ट्रॉन, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जस्ट लाइक प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम में जैसे प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स,
उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलेट होते हैं, अपने एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर। इस पॉजिटिव चार्ज, इस अपोजिट चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज़ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट। सो लेट्स सी। तो प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स इन्हें बोला गया। प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि ये प्लैनेट्स की तरह हैं। इन्हें किसकी रिजेंबलेंस दी गई? किससे कंपेयर किया गया? प्लैनेटरी मोशन से कंपेयर किया गया इलेक्ट्रॉन्स को इन एन एटम। ठीक है, जस्ट लाइक प्लैनेट्स दैट आर रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, जस्ट लाइक दिस। सो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए विच हैव द नेगेटिव चार्ज। सिर्फ नेगेटिव चार्ज से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। These are our electrons and these revolves around their positive charge center। ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में जो है ये रिवॉल्व करते हैं। पॉजिटिव चार्ज नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद जो न्यूक्लियस का साइज़ है बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द एटमिक साइज़। अगर रेडियस ऑफ एटम अगर 10⁵ है, 10⁵ मतलब 1 2 3 4 5 1 लाख। अगर 1 लाख यूनिट्स, ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए, अगर किसी भी एटम का साइज़ 1 लाख यूनिट्स है तो हमारे न्यूक्लियस का साइज़ 1 यूनिट होगा। तो इतना स्मॉल होता है एक न्यूक्लियस का साइज एज कंपेयर टू एटम। दीज ऑल आर ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए? जस्ट लाइक दिस, ऐसी होनी चाहिए, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। राइट नाउ इट इज़ ऑल्सो हैविंग द लिमिटेशंस। पहला ड्रॉबैक क्या था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया एटम की। क्यों? आगे क्लासेस में पढ़ोगे। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल ने क्या थ्योरी दी थी? अगर दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के अराउंड मूव कर रहे हैं, अपोजिट चार्जेस ही, ये पॉजिटिव चार्ज हो गए, नेगेटिव चार्ज हो गए, तो जैसे ही वो रिवॉल्व करते हैं एज द अपोजिट चार्जेस रिवॉल्व अराउंड देयर सेल्फ, अगर कोई भी अपोजिट चार्ज किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड मूव करता है तो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज़ करेगा, लूजेस देयर एनर्जी। एनर्जी लूज़ करने का मतलब क्या है कि वो कंटिन्यूसली उसके पास आता चला जाएगा एंड फाइनली दैट दे विल कोलैप्स विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? एटम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, जस्ट लाइक ब्लैक होल के अंदर जैसा होता है। तो सारा का, इसका मतलब एटम से ही मिलके बने होते हैं सारा मैटर जो है, जितने भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें प्रेजेंट है वो कोलैप्स कर जाएंगी, तो क्या बन जाएगा? एक ब्लैक होल बन जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। एटम के अंदर भी तो अपोजिट चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करता रहेगा, धीरे 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 ये इसके पास आता चला जाएगा और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा, विच वॉज नॉट ट्रू। सो फर्स्टली इसका मतलब क्या है? एटम तो स्टेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। सेकेंड लिमिटेशन क्या थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दैट मीन्स हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड में 8 एंड ऑल दैट।
तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, कितने इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर फिल होंगे, प्रेजेंट रहेंगे, ये भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। In next class we will study about the discovery of neutrons and Bohr atomic model. It's enough for today. Thank you.